नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 बिहार झारखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज 10 नवंबर है। कल यानी 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होना है। यानी बिहार में दो फेज में मतदान होना है। पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को खत्म हो गया है। कल यानी 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान। तो उसके पहले हम बात करेंगे नेताओं के भाषा की मर्यादा का। हम सब ने देखा कि कैसे इस चुनाव में नेताओं की जो भाषा थी वो अमर्यादित हो गई थी। यानी सारी हदें जो है वो नेताओं की भाषा ने तोड़ दी, लांघ दी। चाहे प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की भाषा की बात करें तो कट्टा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको महागठबंधन की सरकार चाहिए? अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो फिर कट्टे की सरकार आएगी। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि क्या होने वाला है 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या होने वाला है। और ये भी हम बात करेंगे कि पहले फेज के मतदान में कैसे पूरा रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। करीब 65% यानी 65% मतदान जो है वो आजादी के बाद पहली बार हुआ था। तो क्या दूसरे चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड टूटेंगे? तो इन सारे विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई राजनीतिक मेहमान भी हैं जो एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल आनंद, प्रतिभा सिंह जदयू की प्रवक्ता हैं, आरजेडी से उत्पल बल्लभ हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कमल कमलेश जी, वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट यानी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर विजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहला सवाल राहुल आनंद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मेरा होगा। राहुल जी, ये बताइए कि मजबूरी थी या जरूरत थी चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए? सौरभ जी, सबसे पहले आपको नमस्ते और आपके सम्मानित सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और साथ ही साथ जो देवतुल्य हमारी जनता है जो इन चीज़ों को सुनेगी, देखेगी, उनको भी मेरा प्रणाम है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो की कि क्या जो प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों का उच्चारण किया, क्या वो ज़रूरी था? देखिए, अगर आप आदि अनादि काल की बातों को करेंगे सौरभ जी, तो आपको मिलेगा कि अगर आपको महाभारत के काल की बात कर लीजिए या रामायण के काल की बात कर लीजिए, वो पता होना चाहिए हर किसी को कि आपकी जो साझेदारी होने जा रही है, आपकी जो लड़ाई होने जा रही है, वो किस शक्तियों के साथ होने जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राचीन काल में देव और असुर असुर ताकतों का आपस में संघर्ष होता था और उसमें हमेशा जो देवतुल्य होते थे वो जीत कर आते थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें तो समय के साथ परिवेश बदला और जब हम कलयुग में आ गए हैं तो कलयुग में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ लड़ना है और जिन लोगों के साथ लड़ना है उनका जो वर्चस्व है वो किस पे आधारित था। शायद आपको याद दिला दूं मैं कि एक हमारे बिहार के अंदर एक तो राहुल आनंद, अगर मेरी लड़ाई असुरों से होगी तो मेरी भाषा भी असुरों जैसी हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको उसी पे ले जाने का प्रयास करता हूँ सौरभ जी। अब अपने बिहार में एक जिला है मुंगेर। मुंगेर को कट्टों का शहर कहा जाता था, कट्टों का शहर कहा जाता था। इस तरह की छवि से पुकारा जाता था मुंगेर को और मुंगेर लोग जाने से पहले डरते थे। उस छवि को अगर सुधारा गया है और जैसे ही तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया, उसके बाद से तमाम ऐसे गाने जो आने लगे और लोग बताने लगे कि भैया की सरकार बनी तो कट्टा भिड़ा के उठा लें घर से। मतलब तमाम ऐसी चीजें जो दिखाने लगे और जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें तो कट्टों जनता की दौड़ रही है तो लोग उसको पकड़ रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो संदेश क्या देने का प्रयास किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से। और उन ताकतों को अगर कहीं कोई नॉर्मलाइज कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि शब्दों का चयन राजनीतिक स्तर पे होता है और वो जनता के बीच में हम कहते हैं कि हम हमारे पास क्या उपलब्धि है और उनके पास क्या उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि कट्टा ही है, AK-47 ही है और उनकी उपलब्धि चंदा बाबू ही शाहबुद्दीन है और तस्लीमुद्दीन जैसे व्यक्ति हैं। जी चलिए,
आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उत्पल बल्लभ जी, जवाब जी दीजिए। जी नमस्कार। आपने सुना राहुल आनंद क्या क्या आरोप लगा रहे हैं कि अगर असुरों के साथ लड़ाई है तो हमें भाषा भी उसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और चूंकि आरजेडी की पहचान ही है कट्टा, तो अगर कट्टा बोल दिए तो परेशानी क्या है? सौरभ जी सबसे पहली बात ये देखेंगे कि जब से ये 2014 से ये देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का भाजपा, ये जो पूंजीपतियों के ग्रिप में रहने वाली जो भाजपा की सरकार आती है, तब से आप देखेंगे कि देश के जो मूल मुद्दा है, चाहे वो नौजवानों के नौकरी को लेकर हो, किसानों की मुद्दा हो, या फिर इस देश के ये जो गंगा जमनी तहजीब की मामला हो, या फिर वो आप टेक्नोलॉजी विकास की बात हो, आप हर एक मुद्दे पे, विदेश नीति पे बात हो, हर एक मुद्दे पे आप देखेंगे कि ये सरकार उसके बात नहीं करना पसंद करती है। ये इसीलिए इस तरह की बात करती है ताकि आप भी सौरभ जी बैठ के मीडिया पे इन्हीं सब चीज पे बात करें, जिससे मुख्य मुद्दा जो है ये जो बेकारी है, जिसमें कि ये बोले थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और फिर बोल के पकौड़ा छानने और रील बनाने का सलाह दिए, इस पर गप नहीं हो सके बिहार और चुनाव के समय में। यानी कि समझिए ये भटकाने के लिए ये काम करते हैं नौजवानों का, और जो बेकार और जो बेरोजगार लोग हैं उनकी मुद्दा को भटकाने के लिए। ये जो छात्र अभी जातीय सर्वेक्षण के आधार पे आप देखेंगे, जो रिपोर्ट है 2023 का, उसमें देखेंगे आप क्या कि 86% किशोर युवा जो है वो मैट्रिक नहीं पास करते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट आज भी सबसे ज्यादा है। तो ये सब मुद्दा पे बात नहीं हो, इसके लिए वो इस तरह की बात करते हैं। आप देखेंगे कि महिला सुरक्षा पे जिस तरह सरकारी संरक्षण में बालिका गृह कांड हुआ, और उस केस पे क्या जवाब है, केस की क्या अपडेट है, आप बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि जो मंत्री थी उन पर ये आर्म्स एक्ट का केस चला करके पूरे केस को ही डायल्यूट कर दिए। तो महिला सुरक्षा पे सवाल ये नहीं उठ सके, इसके लिए बात करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर और सभी जगह ये कहते हैं। आप याद कीजिएगा, किसानों के लिए, किसान छात्र नौजवानों के लिए अर्बन नक्सल इन्होंने कहा, किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने खालिस्तानी किसानों को कहा, इस देश के सभी किसानों को खालिस्तानी कहा। जब वंचित समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन जीवी कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और उतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी सहित पूरे बिहार के डीएनए और नस्ल पर भी सवाल प्रधानमंत्री जी ने उठाया। बिहार की बोली लगाने का भी उन्होंने काम किया। और तो और मुद्दा से भटकाने के लिए सौरभ जी, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर उनके इज्जत आबरू पे अगर सवाल उठता है तो ये सिर्फ भाजपा के लिए शर्म की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। लेकिन ये भाजपाई लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग प्रधानमंत्री जी की मां को भी राजनीति में लाए, जबकि प्रशासन के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी मां के बारे में अब सब कहने वाले जो भी शख्स है, जो भी व्यक्ति है, उनका कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके 2 महीने से ये लोग लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं। चूंकि मुख्य मुद्दा को ड्रिल किया जाए, ये जो रोजगार है, ये जो शिक्षा है, ये जो स्वास्थ्य है, ये जो बेकारी है, ये जो स्वास्थ्य है, ये जो अमन चैन है, ये सारे मुद्दा जो है ना, इस पे चुनाव में बहस और विमर्श का हिस्सा नहीं बन सके, इसके लिए ये मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात करते हैं, वो कट्टा वाला गाना भी है पवन सिंह गाए हैं, और पवन सिंह इनके स्टार प्रचारक है। और उतनी नहीं, चलिए ठीक है प्रतिभा जी सौरभ जी, राहुल को बता देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी AK-47 चल रहा है मोकामा में, ठीक है उत्पल जी, ठीक है प्रतिभा जी, ये मुझे बताइए, 2 सवाल का जवाब दीजिए मुझे। हाल के दिनों में नेताओं की अगर भाषा की बात करें तो आपको नहीं लगता कि सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघ दी है? और दूसरा ये मेरा सवाल है कि पहले चरण में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वो महिलाएं किसके तरफ थी, किसके समर्थन में थी, महागठबंधन या फिर एनडीए के गठबंधन में? सौरभ जी, आपने हमसे 2 प्रश्न पूछे हैं, मैं पहले प्रश्न का जवाब देती हूँ। आपने पूछा कि आजकल नेताओं के भाषा, जो भाषाई मर्यादा है, वो कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपका कहना सही है कि आवेश में आकर के, जोश में आकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो
असंसदीय हो, असंवैधानिक हो, या जो जनता के कानों को चुभते हो। तो शालीनता से अगर अपनी बातों को रखी जाए, वो जनता को भी अच्छा लगेगा, लोग को अच्छा लगेगा, और एक बढ़िया नेता का मतलब के रूप में जाने भी जाएंगे। तो खैर ठीक है, आवेश में हो जाता है, चुनाव है, चुनावी साल है, चुनावी चर्चाएं होती हैं, ट्रू फॉल्स निकाले जाते हैं, तो बातों के क्रम में थोड़ी मर्यादा लोग लांग जाते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया, तो वो किसको वोट दे रहे हैं, एनडीए को या महागठबंधन को? तो मैं आपको बता दूं सौरभ जी कि जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को, जो महिलाएं घरों में रहने के लिए विवश थी, आज उन महिलाओं को या जीविका के माध्यम से, या नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से, या नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से, या उन्हें स्वरोजगार योजना देकर के उस माध्यम से, आप जिस माध्यम से भी कहें, जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है, महिलाएं खुश हैं एनडीए की सरकार से, और यही चाहती हैं कि आने वाली सरकार 2025 में जो बिहार विधानसभा की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री बने, एनडीए की और डबल इंजन की सरकार हो। क्योंकि महिलाओं को पता है कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारे जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कौन बात करता है, हमारे लिए कौन सोचता है, हमें सशक्त कौन बना रहा है। आज देखिए ना सौरभ जी, ये वही बिहार है ना जहां महिला तो महिला, पुरुष भी, उन्हें कह दिया जाता था बूथ पर जाने से पहले कि भाई आपका वोट डल गया। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं मुझसे भी कई बार कहे गए कुछ जगहों पर जहां मैं वोट डालने जाती थी कि आप चले जाइए, आपका वोटिंग हो चुका। अरे भाई, मैं बूथ पर गई नहीं थी तो मेरा वोट किसने डाला था? लेकिन आज वो बात नहीं है। आज देखिए, एक एक महिला निर्भीक होकर के घर से निकलती है, नीतीश कुमार जी के लिए गाना गाती है, मोदी जी के लिए गाना गाती है। और आपने देखा होगा, मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, बल्कि मीडिया ने जगहों पर हर जगह पर उनको कैप्चर किया कि किस तरीके से महिलाएं झूमती हुई कतार में खड़ी होती हैं और एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को अपना भाई बताती हैं, अपना रक्षक बताती हैं, अपना शुभचिंतक बताती हैं और उनके लिए वोट करती हैं। तो स्पष्ट चलिए है कमल कमलेश जी, महिलाओं जी की जी जी, लंबी लाइन, महिलाओं का उत्साह सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष में है। चलिए कमल कमलेश जी, महिलाओं का उत्साह, महिलाओं का कतार, महिलाओं की खुशी, महिलाओं का भरोसा, महिलाओं की उम्मीद केवल और केवल नीतीश कुमार के साथ है। फिर महागठबंधन की कैसे बनेगी सरकार? अभिषेक जी, बिहार में इतना अपराध बढ़ा है, जहां महिला को जो है आदरणीय नीतीश जी के क्षेत्र में ही इतने कीले जो है पैर में ठुका जाता है कि उसकी मौत उससे हो जाती है। इतना भयावह वो सब दृश्य था, जहां पे बार बार जो है यहाँ पे महिला उत्पीड़न की बात हो रही है, और यहाँ पर हर दिन हमेशा कुछ न कुछ जो है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और रही बात कट्टे की, तो कट्टा हम लोगों ने बोरिंग रोड में भी देखा, और एक पुल पे भी हम लोगों ने देखा कि कैसे लहराए जाते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कट्टा और गोली की बात करते हैं, बल्कि वो अपनी बात करते हैं, जो उन्होंने गुजरात में जो बुलडोजर चला के जो वहां पे जो भी कृत किए हैं, उसी को ये पुनरावृत्ति यहाँ पे बिहार में लाना चाहते हैं। इसीलिए वो कट्टे की बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं पहले से कि यदि हमारी सरकार आएगी तो आप इसके लिए तैयार रहिए। यहाँ पे कोई एनडीए का ये हो रहा था, वहां पे कोई स्कूल का लड़का जो है झंडा फहरा दिया, तो उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बाल पकड़ के। ये कैसा भाई न्याय चल रहा है देश में, कि कोई अपनी भावना को भी नहीं रख सकता है। अब बात कीजिए, ये लोग जो बार बार बात करते हैं सुशासन की, हमने इतना काम किया, तो आज की ही घटना है, ये बगहा में एक स्कूल का जो है अनुमंडल है, चिउटहाहा थाना क्षेत्र में पड़ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय। वहाँ उसका छत जो है इस जर्जर हालत में था, वो गिर जाने से जो है एक बच्चे की मौत वहां हो गई और 2 घायल हो गए, जो अभी भी जो है अस्पताल में जो है मौत से जूझ रहे हैं। तो ऐसी घटना का होना बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है।
दूसरी घटना एक और हुई जहां पर जो है इंदिरा आवासीय क्या बोलते हैं ये सोते समय जो है छत गिर गया, जो इंदिरा आवास छत अच्छा, मिलता दानापुर है घटना की बात कर रहे हैं, गरीबों ठीक है ठीक है। को। हाँ, ठीक है सर, तो आएंगे। अब दानापुर देखिए घटना की बात कर रहे हैं आप। दानापुर की घटना, तो हाँ सौरभ जी हाँ, हम लोग चलिए हम किस सदी में जी रहे हैं। अभी भी हम लोग जो है उसी आदम जमाना की बात करते हैं, और मेट्रो ट्रेन की यदि बात करते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक और है ठीक है शुभर ठीक है पानी में ठीक ऐसे है राजनेता कमल को जी, डूब मरना कमल चाहिए। कमलेश जी आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में विजय पांडे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए, पहले चरण का मतदान आपने देखा, दूसरे चरण का कल होने वाला है, क्या लगता है इस पर ट्रेंड जो है या मुद्दे जो हैं, किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 6 नवंबर को, आपने देखा हो। जी नमस्कार सौरभ जी, और मैं सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। सबसे पहले तो कट्टे जैसा शब्द का प्रयोग या इस तरह के किसी भी शब्द का प्रयोग पूरी तरीके से खंडित होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का शब्द का प्रयोग से बिहार की भी बदनामी होती है। और यदि कट्टे शब्द आता है तो कट्टा दिल्ली में भी चलता है, कट्टा गुजरात में भी चलता है, कट्टा हरियाणा में भी चलता है, नंबर 1। तो इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द आपने बोला महिलाएं, कि महिलाओं का वोट किसको मिलेगा, किस तरफ से मिलेगा। इन सारे शब्दों के अलावा नीतीश कुमार जी का जो पलड़ा है और नीतीश कुमार जी के जो नाम है और नीतीश कुमार जी के जो कार्य हैं, ये सारे शब्दों के बाद भी पूरे पॉलिटिकल लड़ाई में बिहार में सबसे भारी है और सबसे मजबूत है, क्योंकि महिलाओं के लिए सचमुच उन्होंने कार्य किया है। और केवल हिंदू महिलाएं ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के पूर्व में भी वोट किया है, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी और जो चुनाव आ रहे हैं इसमें भी नीतीश कुमार जी और एनडीए को उन्होंने वोट दिया है। तीसरा रह गया बम्पर वोटिंग। तो देखिए, पिछले भी डिबेट में मैं बता रहा था, बम्पर वोटिंग के 2 कारण हैं। एक कारण है प्रवासी जो बिहार आए हुए थे, दूसरा कारण है डर। और ये डर किसमें है? क्योंकि एसआईआर आने के बाद लोगों को ऐसा लगा है कि भैया यदि हमने वोट नहीं किया तो हमारा नाम कट जाएगा। कट जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा डर और का अगर विषय रहा है। मतदान, अगर नाम कटा तो फिर राशन कार्ड से भी कट जाएगा। कट जाएगा, बिल्कुल, राशन कार्ड से कट जाएगा। इसके साथ साथ अब डरने वालों में संख्या आप देखिए कौन है, कौन लोग हैं। जैसे लग रहा था, मीडिया ने पूरा हाइप किया था कि बांग्लादेशी लोगों के नाम काट देने हैं। तो मुझे लगता है कि एक मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दूसरा, 10 से 12% ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन नए वोटर हम देखेंगे तो मात्र 7 लाख ही नए वोटर ऐड हुए हैं। नए वोटर मात्र 7 लाख ऐड हुए हैं। तो जो 10 से 12% या 10% जो वोट ज्यादा बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं एक तो प्रवासी हैं, प्रवासियों का वोट सब में बटा है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है या जो ग्राउंड पे लड़के घूम रहे हैं, और जो मुस्लिम समाज का वोट है, जिन्हें लगता है कि भैया डर से हमारा वोट कहीं हमारा लिस्ट से नाम ना हट जाए, वो एनडीए के साथ इस रूप में है क्योंकि वो नीतीश जी के साथ हैं, और इंडिया के साथ बाय डिफॉल्ट उनके एमओआई फॉर्मूले की वजह से है। सर, तीसरी बात यहाँ बात हो रही थी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के ऊपर। तो मैं बता दूं कि बिहार में बिजली, रोड, लॉ एंड ऑर्डर, ऑफ कोर्स जब हम लोग छोटे थे 97, 99 की परिस्थितियों को देखते थे, और मैं तो उस जिले से आता हूं जहां पे साहबुद्दीन जी चला करते थे। तो जब उस तरह की परिस्थितियों को आप देखते हैं और जब अभी की परिस्थितियों को आप देखते हैं तो लगता है कि नहीं भैया, काफी कुछ बदल गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सिचुएशन 90s में थे और 90s की पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी, वही सिचुएशन अभी उनके न्यू जनरेशन भी करेंगे। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, मतलब इंडस्ट्री के नाम पे। देखिए, पार्टी कोई भी हो, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और हर एक पार्टी का प्रवक्ता भय से, अपने पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर 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 काफी हैराकी होती है, और ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि पिछले 14 साल में क्या एक छोटा आईटी पार्क नहीं आ सकता था क्या बिहार में? क्या गूगल के कंपनी के लिए बॉम्बे, हैदराबाद,
अहमदाबाद का सिस्टम बोइंग के लिए काम सवाल ले करता है। लेते एक हैं मिनट सर, दो ही विजय जी, लाइन, दो ही सवाल ले लाइन, लेते हैं जी। दो ही लाइन और क्या इन जगह पे परिस्थितियां अच्छी हैं और बिहार जिसके हाथ में कारीगरी है, जो जा करके इन जगहों पे काम करते हैं, उनके अपने यहाँ रह के कार्य नहीं कर सकते हैं क्या? तो केवल मैं किसी पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। यदि कांग्रेस जी जी ने स्टार्ट बिल्कुल, किया होता शुरू एक एक में, करके जवाब ले लेते हैं विजय जी, जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं। राहुल आनंद। देखिए, सारी बातों को और संदर्भ को अगर सुना जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उनको उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ बिहार के अंदर। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे विजय पांडे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी मैं बताना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है जो रूल करती है उससे आपको प्रश्न पूछने चाहिए, ये आपका अधिकार है। और ये एक अच्छी पार्टी का यह कर्तव्य होता है कि हमने क्या किया है इस रिपोर्ट कार्ड को आपके सामने और देश के सामने, जनता के सामने पेश करें। इसके तहत अगर हम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले हमारे पास कोई इंफ्रा नहीं था। आज हम अगर इंफ्रा का निर्माण कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इससे आने वाले भविष्य को ही फायदा होगा। हमारे पास लैंड बैंक नहीं था, हम लैंड बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को ही फायदा होने वाला है। लगभग 10,000 एकड़ भूमि की बात की गई थी और उसमें 3,000 एकड़ भूमि को लिया जा चुका है। और साथ में बिहार जैसे प्रदेश जो छोटा राज्य है और जहाँ पे जमीनों की संख्या कम है, अगर किसी से लिया जाता है तो उसके पीछे की प्रक्रिया होती है, करने के बाद ही मिलते हैं। फिर बात करें अगर हम बिहटा का अगर उठाकर देखें तो बिहटा में IIT है, NIT है, तो ये चीजें हैं जो IT पार्क बनाने की बात की जा रही है। पटना के अंदर खास करके 90,000 स्क्वायर फीट में जो IT पार्क है बनाने की बात की गई है, जो ऑलरेडी बन भी रहा है। साथ ही साथ राजगीर चलिए तो राजगीर में IT हब बनाने की बात की गई थी। उसके बाद जो एक 1600 करोड़ के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट है जो एक गया के आसपास इर्द गिर्द में बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमने किया है। मैं फिर भी कहता हूं कि जिन पार्टियों को करने का आदत है, यानी कि जिन पार्टी ने विकास की परिभाषा गढ़ी और सबके सामने लाने का काम किया पारदर्शिता रूप से, उस पार्टी से ही सबकी अपेक्षाएं होती है कि वो क्या लाकर देने वाले हैं आने वाले समय में और हमारे लिए क्या करने वाले हैं। जो लोग वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे थे, वो तो मामला कब का डिफ्यूज हो चुका है। और आपने बिल्कुल सही बोला विजय जी कि पहले से अभी जो क्षमता बढ़ी है तो लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने का काम किया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी एक स्वतंत्र जगह पे लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप किसी सरकार को चुनते हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप अगर वोट देंगे तभी आप उससे लड़ेंगे। तो जो 10% का जो इजाफा हुआ है वो निश्चित रूप से एनडीए के फेवर में आने वाला है। और जहां तक महंगाई की बात है तो मैं आपको बता दूं कि 22-23 का आंकड़ा उठाकर देख लेने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वहां देखेंगे तो जब डबल इंजन के अलावा, यानी कि जब आरजेडी शासन काल में थी नीतीश जी के साथ, तो डबल डिजिट में महंगाई थी, 22 से 23% महंगाई दर थी और बेरोजगारी का दर हुआ करता था। आज माफ कीजिएगा, बेरोजगारी का दर की मैं बात कर रहा हूँ। आज देखिए तो बेरोजगारी दर सिंगल डिजिट में है और महंगाई दर भी सिंगल डिजिट में लाया गया है। बिहार के जीएसडीपी की बात कीजिए तो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है। बजट की बात कीजिए तो लगभग 3,17,000 करोड़ के आसपास है। मैं मानता हूं कि एनडीए के लोग भाषा का चयन कर सकते हैं, हमारी बातें थोड़ी तल्ख हो सकती है, हमारे शब्दों का चयन कुछ तल्ख हो सकता है, लेकिन आप देखिए तो हमने सबके लिए काम किया है और सबके भरोसे के साथ काम किया है और उसमें हम स्थापित होते नजर आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में और नीतीश कुमार जी के रीजन में अगर आप देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से वापसी राहुल करेंगे। आनंद, आज हम पटना में निकले थे तो पटना के कई चौक चौराहों पर ये बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए, 25 से 30 फिर से नीतीश, और केवल एक तस्वीर थी नीतीश कुमार की। तो जाहिर सी बात है हमारे गठबंधन के नेता नीतीश जी हैं, तो जब दूल्हा हमारा नीतीश जी है तो फिर तो 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो लगातार कह भी रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर कि 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश, मैं तो ये भी कहता हूं कि, लेकिन उसमें साथ में हम हैं और हमारे गठबंधन के नेता वही है। इसमें किसी की, जिसने विकास की कथा लिखी है बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे ये बिल्कुल बनेंगे। इसकी परिभाषा हमने तो 2020 में लिख दी थी जब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने थे। और नहीं, आपके बड़े बड़े नेता नहीं कर रहे हैं, डाउट इसीलिए हो रहा है, शंका इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो ये मतलब क्लियर नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं। वो घुमा फिरा के कह रहे हैं विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा, संसदीय बोर्ड का बैठक होगा उसमें तय होगा।
सौरभ जी, ये तो पुराने दिन की बात ही हो गई। नई में थोड़ा सा जो डेवलपमेंट आया है कि अगर अमित शाह जी के आधिकारिक एक्स हैंडल से देखा जाए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, और साथ ही साथ हमारे बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी कहा था और कहा है और कह चलिए रहे हैं उत्पल कि जी, हमारे गठबंधन के उत्पल जी मुखिया वही मुझे ये होंगे। बताइए, इतने सारे विकास हो रहे हैं, फिर जनता को क्यों चाहिए महागठबंधन? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाए। अभी राहुल जी बता रहे थे इनको आईआईटी और आईटी पार्क में अंतर ही नहीं समझ में आता है, बीटा में आईटी पार्क बना रहे हैं। खैर, और बता रहे थे जमीन की बात। अमित शाह जी कहे हैं कि उद्योग इसलिए नहीं लग पाए कि जमीन नहीं है, जबकि अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन देने के लिए सरकारी जमीन ढूंढ करके अपने मित्रों को हवाले कर देते हैं। तो ये जो कहते हैं और ये जो करते हैं और जो इनकी नीयत है उद्योग के बारे में, स्पष्ट इनके सीनियर नेता का यही है। दूसरी बात मैं आपको कह देता हूं, 2004 से 2009 तक केंद्रीय अंशदान मदद के रूप में बिहार को 40,000 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपया केंद्रीय अंशदान मिला। इनके काल में क्या मिला है ये जरा बताएं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं तो पहले कहा आपको कि जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर 86% इस युवा जो है वो मैट्रिक नहीं पास कर सके। सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है। और बिहार का जब कह रहे थे कि 3,17,000 करोड़ का बजट, तो 2,600 करोड़ से 3,17,000 का बजट ये 20 साल में सफर तय किए हैं। और 1,800 करोड़ से 25,000 करोड़ का बजट लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार में 15 साल में शासन के सफर तय किया गया था, जो कि 13 गुना था, और इनके 20 साल में 11 दशमलव कुछ गुना है। ये आंकड़े की बाजीगरी करने में बहुत माहिर है, चुपकी चुपकी बात बोलते हैं, लेकिन उसका जब एनालिसिस कीजिएगा और परिणाम पर जाइएगा तो शून्य निकलेगा, शून्य हर एक चीज में। बिहार में पीछे से क्या है, सबसे आगे क्या है, सबसे गरीबी सबसे आगे, विकास दर सबसे नीचे, शिक्षा दर सबसे नीचे, ये सारी चीज, उद्योग के मामले में सबसे नीचे। और मैं बता देता हूं आपको सौरभ जी, जब लालू जी केंद्र में सरकार में थे और रेल मंत्री के तौर पे बड़े 3 कारखाने लगाए, डबल इंजन की सरकार इनकी है, ये बताएं उस तरह की कोई योजना ही है, केंद्रीय मदद से ही बचाएं। और मैं बताता हूं आपको, आफत मंत्री केंद्र सरकार के हैं, जब आते हैं तो सामाजिक उन्माद बढ़ाने की बात करते हैं गिरिराज सिंह। एक टेक्सटाइल मंत्री हैं, कितने टेक्सटाइल का यहाँ पे हब लगाए, कितने फैक्ट्रियां लगाए, उनके मंत्रालय से बिहार को क्या लाभ मिला, एक उदाहरण अगर दे सके राहुल जी तो मैं बताऊंगा आपको। ये जीतन राम के विभाग से, चिराग पासवान जी के विभाग से 8 मंत्री हैं, 8 मंत्रियों के तहत विभाग से बिहार को क्या लाभ मिला है, जवाब ले लेते हैं उत्पल जी, जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी ये बताइए, अभी भी आप कहेंगे अच्छे तो हैं नीतीश कुमार, फिर क्यों चाहिए कोई और? नहीं बिल्कुल सौरभ जी, हम क्या कहेंगे भाई, बिहार की जनता कह रही है। अब आप बताइए ना, किसी को कोई नेता खुद बनता है क्या, जनता बनाती है ना। तो बिहार की उत्पल जी बीच में मत बोलिए प्लीज, उत्पल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। उत्पल जी जो बीत गई सो बात गई, 14 तारीख का इंतजार कीजिए, और मैं तो कहूंगी जेडीयू कार्यालय में आप आइए और मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी, आप आ जाइए। 115 से 43 उत्पल जी बीच में, उत्पल जी ये मैं नहीं किया हूँ, बिहार की जनता आपको लड्डू खिलाएगी। आप 14 तारीख का बात कर लीजिए ना, कितना दिन है वो देख रहे हैं ना, 2010 में 115 पर थी आप वेट कर लीजिए। अरे सुनिए ना, क्यों बेचैन हो रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं भाई? ये बौखलाहट बिहार की जनता के सामने मत लेकर के जाइएगा, नहीं तो भारी मुश्किल में पड़ जाइएगा, भारी मुश्किल में पड़ जाइएगा। मैं बता रही हूँ, बिहार की जनता, बिहार की महिला कुमार जी में अपनी ताकत ढूंढती है। बिहार की महिलाओं के साथ में असमत से और इज्जत से खिलवाड़ किए हैं, नौजवानों के लाठी पिटवाया है आपने, जिस तरह से मामले में छात्रों के प्रतिभा जी जिस तरह से नौकरियां नहीं दी है आपने, जिस तरह से
मौका 7 मिलेगा। मीटर आप आप केंद्र सरकार में प्रतिभा बैठे हैं जरूरी है। और रील बनवाने प्रतिभा की जी, बात उत्पल जी, नौजवानों को सलाह दे रहे हैं आप। एक ये सारे मिनट, उत्पल हिसाब जी, किताब उत्पल जी नौजवान शांत हो आपसे जाए। करने वाले हैं। उत्पल जी शांत 15 हो जाए। वर्षों तक आपको उत्पल मौका जी मिला, शांत। आपने क्या किया था? क्या किया था? बिहार की एक जनता एक मिनट, सब प्रतिभा कहलाए जी, था। प्रतिभा जी, एक कमल कमलेश जी, मुझे ये बताइए कि 2020 का विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे। नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई कांग्रेस को 70 सीट देना, और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं थे, इस वजह से हम सरकार बनाने से चूक गए। तो क्या इतिहास फिर से दोहराएगी कांग्रेस का? इस बार क्या लगता है, क्या रहेगी स्ट्राइक रेट? सौरभ जी, जिस तरह से आदरणीय राहुल जी जो है बिहार में इतना समय दिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेके जितनी भी है लगभग 2-3 यात्राएं उन्होंने बिहार में से लेके पूरे देश में करने का काम किया, तो निस्संदेह ही इसका फायदा जो है महागठबंधन को और इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। और हम लोग आश्वस्त हैं इससे कि हम लोग जो है इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस को सीट देने की, तो इस बार जो है उसी को लेके हम लोगों में सीट में कुछ कटौती की गई, जिसके चलते हम लोगों में बहुत सारी परेशानी भी आई कि पिछले बार हम लोग 70 पे लड़े और इस लेकिन बार जो है अंतिम समय तक कमल कमलेश जी, अंतिम समय तक महागठबंधन के अंदर जो विवाद हुआ वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी मुझे लगता है कि कई अभी भी ऐसी सीटें बिल्कुल हैं। मेरे ख्याल से पहले चरण में 5 ऐसी सीटें थी, और दूसरे चरण में भी मुझे लगता है कि 4 या 5 ऐसी सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। मैं मानता हूं लगभग 10 से 11 सीट कुल जो है अभी भी हम लोगों का फंसा हुआ है, जिसमें हम लोग उससे किस तरह से निकलेंगे ये एनालिसिस का विषय है। जब रिजल्ट आएगा तो ही, अभी तक हम लोग उस लड़ाई में हैं। तो ये तो तय है ना कमल कमलेश जी कि उन जगहों पर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो तय है। अगर आप आपस में लड़ रहे हैं तो इसका फायदा तीसरे को मिलेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं सौरभ जी, इससे नुकसान हम लोगों को ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां हम लोगों को फायदा मिलेगा और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। चलिए, अंतिम सवाल मेरा विजय जी से है। विजय जी, आपको लगता है कि जो चीजें हुई है महागठबंधन के अंदर, 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, जो कम्युनिकेशन गैप जो नजर आ रहा था कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के नेताओं के बीच, और जो साझा चुनाव कैंपेनिंग होनी चाहिए थी, वो भी लगता है मुझे नहीं हुई। एक जगह एक दिन बस मैंने देखा था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ एक मंच पर। इसका कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए सौरभ जी, अभी मैं सारी चीज़ों को सुन रहा था एक एक करके, विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी। एक तरफ एनडीए है, एनडीए डिसिप्लिन्ड है, एनडीए के ग्रास रूट पे कार्यकर्ता हैं, ऑर्गेनाइज कार्यकर्ता, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, संघ है, विद्या भारती है, संस्कार भारती है, ऐसे करके विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, एक एक मंडल में जाएंगे। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, तो एक एक जब आप मंडल में जाते हैं ना, तो 500-500 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, डेडिकेटेड, बीइंग अ नेशनलिस्ट। लेकिन जैसे ही आप इंडिया की तरफ आते हैं, तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी जी मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि निस्वार्थ भाव से उनके साथ के लोग, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, चूंकि इनका बेस बहुत ज्यादा वहां नहीं है, यदि निस्वार्थ भाव से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनका कैडर भी इतना मजबूत नहीं है, तो इंडिया को सफलता नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, 10% वोट किसके पक्ष में जाए, दोनों में से किसी व्यक्ति को खुश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़ाई नेक टू नेक और कांटे की है। हाँ, लेकिन एनडीए को एक एज है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का चेहरा बहुत बड़ा है, उन्होंने कार्य किए हैं। देखिए, इतिहास में आप पलट के देखेंगे तो रिफॉर्म के इतने कार्य किसी ने नहीं किए हैं। भले ही क्रिटिसाइज करने के लिए, पॉलिटिकल मतभेद के लिए कोई कुछ भी बोले, आप पूर्व में देखेंगे तो इतना ज्यादा जिस तरीके से बीजेपी सरकार, और काफी डिसिप्लिन रहते हैं ये लोग अनडाउटली, चूंकि संघी बैकग्राउंड होता है। अभी मुख्यमंत्री की जहां तक बात आई, नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार जी का मैं बार बार बोल रहा हूं कि चेहरा कल भी भारी था, आज भी भारी है। नीतीश कुमार जी के चेहरे का कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज हम लोग नहीं डिस्कशन किए, वो है जन सुराज। जन सुराज का फैक्टर बहुत मजबूत है। सीटें भले उनको 8 या 10 आ सकती हैं, लेकिन वो वोट जरूर काटेंगे और सबके काटेंगे। वो वही रोल प्ले करेंगे जो झारखंड में एक मैं नाम भूल गया, 15-17 सीटों पे नुकसान हुआ था एक नई पार्टी की वजह से। ठीक है, अभी एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक लाइन। जो पहला चरण का वोट हुआ है उसमें जेडीयू जरूर मुस्कुरा रहा होगा। और मुख्यमंत्री के नाम का जो आपने बात बताया, मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। यदि जेडीयू 75 से 80 सीटें बिहार में रखती हैं और लोकसभा में इनकी भाई साहब 15 सीटें हैं, तो आप सोचिए कि क्या कंट्रोल होगा पूरे एनडीए के ऊपर, केंद्र से लेकर के और बिहार तक। इस एंगल पे, इस एनालिसिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई भी शक्ति कहीं से भी न बिहार में नहीं, अगर जैसे आपने बोला कि 75 सीटें अगर नहीं आई जदयू, और आपने बोला लोकसभा में 15 सीटें नहीं, लोकसभा में जदयू की 12 सीटें हैं, तो चलिए अगर मान लेते हैं अगर 70-75 सीटें नहीं आई जदयू की, फिर क्या होगा? नहीं, उसके बाद भी जदयू सर कंट्रोलिंग पोजीशन में रहेगा। देखिए, बिहार की राजनीति बिना जदयू का हो, चलिए ठीक है, ठीक है सर, समय की कमी है। एक छोटा सा जवाब उत्पल जी से ले जी, उत्पल जी से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आप म्यूट पे हैं उत्पल जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए उत्पल जी खुद को। चौदह से पहले ही डिस्चार्ज हो गए। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर हम लोग कल भी मिलेंगे और कल भी बात करेंगे कि दूसरे फेज में किसका पल्ला भारी, किसको नुकसान, किसको फायदा। तो आप बने रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं अंत में आपसे आग्रह भी करूंगा कि अगर आज की डिबेट, आज की चर्चा आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें। और अगर आज की चर्चा में आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो तो भी आप अपनी बात कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और अंतिम रिक्वेस्ट आपसे, जो कि मैं हमेशा करता हूं आप लोगों से, कि अगर अभी तक आपने न्यूज़ 24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब।